बेसिक माइक्रो कंट्रोलर, AVR माइक्रो कंट्रोलर, ARM माइक्रो कंट्रोलर के लिए बहुत ईजी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक मशीन है लाइक PIC 16F876, PIC 16F876 एक प्रोसेसर है, 876A 876 में आया 6 ये वाला। अब ये क्या है, बेसिकली कंप्लीट एक माइक्रो कंट्रोलर है। अगर से मैं यहाँ रख दूँ, इसमें आप देखेंगे इसके साथ पोर्ट लगी है, डिजिटल इन लगी हुई है। इसको मैं डिजिटल भी बना सकता हूँ, डिजिटल आउट भी बना सकता हूँ। इसके साथ यहाँ TX RX लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें बिल्ट इन UART मौजूद है, जो कि किसी भी बाइट को, डाटा चाहे कितना ही बड़ा हो, तो चाहेगा बिट बाय बिट और बाइट बाय बाइट, देन फिर वर्ड एंड इंटीजर्स एंड जो भी कुछ बने, लेकिन मिनिमम जो पैकेट बनेगा वो बाइट का ही बनेगा। जो सिक्योरिटी होगी वो बाइट की ही होगी, एक एक बाइट की होगी। अगर 2 वर्ड भेजना है तो 2 बाइट भेज दूंगा मैं, अगर डबल वर्ड भेजना है तो 4 बाइट भेजूंगा मैं, लेकिन जाएगा बाइट बाय बाइट। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एनालॉग इनपुट मौजूद है इसकी, जैसे हमारी PLC में एनालॉग इनपुट मौजूद है, एनालॉग को भी रीड कर सकता हूँ और इसको क्लॉक चाहिए, क्लॉक ऑसिलेटर चाहिए। अगर इस मशीन से मैं कुछ बिट रीड करूँ इसकी इस पोर्ट पर और उसको देखना चाहूँ कि सीरियली कैसे नजर आएंगे मुझे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे कोई डाटा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल डिप स्विचेस लगा लेता हूँ। डिप स्विच 8 वाला स्विच है मेरे पास, ये इसको मैं यहाँ पर इससे मैं ऐसे डाटा दूंगा जैसा कि डाटा मैं PLC में स्विचेस की मदद से देता था, यहाँ मैं डिप स्विच की मदद से दूंगा। मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्विच को। अब इस स्विच के साथ डाटा या तो 1 होगा या 0 होगा, राइट? वही है ना, बिट्स एक बिट क्या हो सकती है, 1 या 0। अब 1 या 0 जो है बेसिकली उसको करने के लिए मैं इसके इस सारे एंड को तो कर दूँ ग्राउंड, ताकि जब मैं स्विच ऑन करूँ तो ये डाटा स्विच ग्राउंड हो जाए। और यहाँ से ग्राउंड लेकर इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ। अब जब स्विच ओपन होगा तो ऑब्वियसली ये पोर्ट फ्लोट हो जाएगी, ना यहाँ 1 होगा ना 0 होगा। तो मैं यहाँ पर इसे हाई करने के लिए एक रजिस्टर से पुल अप कर देता हूँ, रजिस्टर। नॉर्मली जो पुल अप करते हैं DTL में 4.7 कैसे करते हैं और CMOS में 10 कैसे करते हैं। 4.7 के एक रजिस्टर ले लिया हमने, 8 बिट्स हैं, 8 के 8 को पुल अप करना है। यहाँ हमने सबको रजिस्टर के एक एंड और इसका जो मास्टर क्लियर है इसे नॉर्मली हाई करना पड़ता है हमें। इसको 5 वोल्ट यहाँ से उठाकर पावर से कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट। एडिट प्रॉपर्टी करके इसे 5 वोल्ट लिख दिया मैंने। अब ये 5 वोल्ट से टाई अप हो गया। इसी तरह ये सारे रजिस्टर जो हैं ये भी 5 वोल्ट से टाई अप हो गए। यानी इसे अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ बिट 0 के साथ, इसे बिट 1 के साथ, बिट 2, बिट 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी ये 8 के 8 बिट्स अगर ये स्विच ओपन होंगे तो हाई होगी, अदरवाइज लो हो जाएगी। अब इसकी जो TX है जो ट्रांसमिट करेगा इन स्विचेस को रीड करके TX पे, वो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑसिलोस्कोप। ये ऑसिलोस्कोप हमारे पास मौजूद है। इससे हम देखेंगे कि ये डाटा जो है TX का डाटा कैसे नज़र आता है जब ये डाटा को ट्रांसमिट करता है इसके ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हमें कोई फर्मवेयर चाहिए जो इन स्विचेस को रीड करेगा और फिर डाटा को सेंड करेगा, राइट? फर्मवेयर लिखने के लिए जो हमारे पास ईजीएस्ट वे है दैट इज़ कॉल्ड फ्लो कोड। फ्लो कोड में जैसे आप बहुत से लोग प्रोग्रामिंग करते हैं किसी इसमें बिल्ट इन UART है। इसमें बिल्ट इन UART
यूआरट से मतलब जो डेटा वो भेजेगा उसमें पैरिटी स्टॉप इट होगी, सब कुछ शामिल कर देगा ये। तो अभी हम ये कोड लिख रहे हैं वो सिर्फ डेटा सिर्फ डाटा करेंगे, हम डाटा देके उसको भेज देंगे। बाकी यूआरट का काम है कि स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट ऐड करना, वो पूरे इसके अंदर बिल्ड कर दी। हम सिर्फ डाटा देंगे, इसे डाटा को भेज दो। फ्लोबोर्ड जो है पावरफुल सॉफ्टवेयर है काफ़ी, इस हवाले से कि आप प्रोग्रामिंग बड़ी इजीली कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ जैसे हमारी पीएलसी की लॉजिक है वही लॉजिक आप फ्लोबोर्ड में यूज़ करते हैं तो आपके माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम हो जाते हैं। वरना आपको सी लैंग्वेज में काम करना पड़ जाए, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है सी लैंग्वेज पे काम करना, असेंबली लैंग्वेज पे काम करना अच्छा खासा मुश्किल है। इवन बेसिक लैंग्वेज पे भी एक कंपाइलर हो तो काम करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इसके अंदर काम करना आसान है। इसमें आपको मशीन के बारे में, जिस तरह पीएलसी में आपको नहीं पता मशीन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर पोर्ट कितनी है, मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, आप तो जस्ट नाम लिखते हैं, बाकी करना कंपाइलर का काम होता है। इसी तरह से फ्लोबोर्ड पे काम करते हुए आपको ये पता हो कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, और बाकी आपको कोई इंटरनल रजिस्टर्स की पता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से रजिस्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, वहाँ हमने जो प्रोसेसर सेलेक्ट किया था 16F876 ये सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी यही प्रोसेसर हमारे पास सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ देखें इस प्रोसेसर को व्यू में जाके तो हमारे पास चिप ये प्रोसेसर यहाँ मौजूद है जिससे कि हम काम करेंगे। इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक लूप दे दिया स्टार्ट और एंड का, जो कुछ लिखना है इसके दरम्यान लिखना, राइट। अब यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ, जैसे उसमें है इंस्ट्रक्शन ट्री है, इस तरह यहाँ भी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। वहाँ पर डिफरेंट विजर्ड्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे इनपुट विजर्ड है, आउटपुट विजर्ड है, कम्युनिकेशन है, वायरलेस है, पैराफिनल्स हैं, मैकेट्रॉनिक्स है। इसमें मुझे क्या करना है, 8 बिट्स यूज़ करनी है इनपुट के तौर पर। यहाँ पर 8 बिट मैंने किससे कनेक्ट किए हैं, पोर्ट बी से कनेक्ट किए। ये मेरे स्विच है, पोर्ट बी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी मैं इनपुट लूँगा इसे, और इनपुट में स्विच बैंक कहाँ नज़र आएगा मुझे, पैनल पे। ये मेरे पास पैनल पे स्विच बैंक आ गया। इस स्विच बैंक को राइट क्लिक करके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ में जाकर पुश टू मेक और टॉगल, जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। पुश टू मेक कर लूँ, टॉगल कर लूँ, टॉगल हो गया, ये पुश टू मेक करना है, पुश टू मेक कर लूँ। और नंबर ऑफ स्विचेस 8 हैं। डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट है इसकी, यानी A0 नीचे से शुरू हो रहा है, वहाँ से कर लें, या डिफ़ॉल्ट को आप रिवर्स कर लें, रिवर्स हो जाएगा। वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। डिबाउंस, जैसे वहाँ हमने कहा था फिल्टर, पीएलसी में कहा था ना 6.4 मिलीसेकंड का फिल्टर है, कि अगर कोई बिट 6.4 मिलीसेकंड तक उसका स्टेटस सेम रहता है तो उसे माने कि ये प्रॉपर इनपुट है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पर भी डिबाउंसिंग फॉर एग्जाम्पल मैं 100 मिलीसेकंड की दे देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, ओके। तो यहाँ मेरे पास ये स्विच आ गया, इसका A0 यहाँ मौजूद है और A7 यहाँ है। मैं चाहूँ तो दोबारा ऐसे करके ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट कर दूँ, अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ मेरे पास ये स्विच आ गया। किस पोर्ट पे कनेक्ट करना है, कनेक्शन में जाके इसे पोर्ट बी पे कनेक्ट कर दूँगा, क्योंकि वहाँ भी पोर्ट बी पे कनेक्टेड है, जस्ट पोर्ट बी पे कनेक्ट हो। अब इसे मैंने रीड करना है। रीड करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इनपुट के। इनपुट उठाया, यहाँ लगा दिया। सबसे पहले जो हमारा मेन है टारगेट वो ये है कि लूप है, यानी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली लूप में चलता है। प्रोसेसर एक लूप में ही मूव करता रहता है, स्टार्ट होता है, आखिरी तक जाके फिर दोबारा जीरो एड्रेस पे आता है, तो लूप ज़रूरी है। इसलिए वाइल लूप उठा के यहाँ लगा दिया। इनपुट रीड करनी है मैंने, इनपुट पे गया। इनपुट में जाकर मैंने से कहा पोर्ट बी, इसको रीड करो, किस वेरिएबल में डालो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर, ऐड न्यू वेरिएबल। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल SW1। इनिशियल वैल्यू सबकी 0 थी, टाइप इसकी बूलियन थी। डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हैं कि माई स्टेटस स्विचेस, जो भी लिख दिया आपने, ओके किया। और इसको कहा कि पोर्ट बी को रीड करके स्विच में डाल दो, डाल दिया इसने। अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल किसी एलईडी पे देखना भी चाहते हैं कि जो एलईडी है वो आप लगा लें, से फॉर एग्जांपल पोर्ट सी पे लगा लें इसको, कि मैं चाहता हूँ मैं जो रीड करूँ वो पोर्ट सी पे आ भी जाए। तो मैं आउटपुट लेकर एलईडी अरे लगा लेता हूँ। यहाँ मेरे पास पैनल पे एलईडी अरे आ जाती है। राइट क्लिक करके इसे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में जाके सर्कुलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी आपने करना है वो कर लें, और साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है वो कर लें, अप्लाई कर दें, ओके करके इसको पोर्ट सी पे कनेक्ट करना है। कनेक्शन पोर्ट सी पे कनेक्ट कर दिया, ओके, ये वैल्यू कनेक्ट होगी मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने लिखा है रीड करो पोर्ट बी को और आउटपुट कर दो फॉर एग्जाम्पल किस वेरिएबल को, किस वैल्यू को पोर्ट सी पर आउट करना है। यहाँ पोर्ट सी पर किस वेरिएबल को आउट करना है, स्विच 1 को, ओके।
जस्ट एक डिले दिया कि थोड़ी देर बाद दोबारा जाके रीड करो। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 500 मिलीसेकंड बाद दोबारा रीड करो और इसे रन कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ जाके पैनल पे देखता हूँ कि यहाँ मेरे पास स्विचेस मौजूद है, और उसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो वैलिडिटी ऑन हो जाती है। ये क्या कर रहा है, पोर्ट बी से रीड कर रहा है और पोर्ट सी पे राइट कर रहा है जस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को सीरियली भेज दूँ मैं किसी जगह पर, तो उसके लिए मैं इसे स्टॉप करके, क्योंकि पोर्ट सी मेरे पास यहाँ मौजूद है, पोर्ट C7 C6 पे UART लगाई हुई है, लिहाजा यहाँ से पैनल से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कि सी को फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा मैं, डिलीट यस, और यहाँ पर इस पोर्ट सी को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो मैं UART ले लेता हूँ यहाँ से, RS232 का प्रोटोकॉल इसके पास रिलेटेड मौजूद है। अब यहाँ पर मेरे पास UART आ गई, इसको मैं चिप को हटा देता हूँ फिलहाल, और पैनल पे जाके यहाँ पर UART आ गई। UART में राइट क्लिक करके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, बॉड रेट 9.6 के जो हम PLC में रखते हैं वो रख दिया। क्रिस्टल हमारे पास यहाँ पर 19.6 है। सबसे पहले मैं जाके इसका क्रिस्टल एडजस्ट करूँगा, बिल्ड से जाकर प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर इसे कहूँगा कि क्रिस्टल 20 मेगाहर्ट्ज़ का लगाना है। इसके अलावा इसके अंदर फ्यूज बिट की सेटिंग होती है जो कि बताता है कि हाई स्पीड क्रिस्टल को यूज़ करना है आपने, इंटरनल क्रिस्टल को यूज़ करना है, RC को यूज़ करना है। मैं कहता हूँ हाई स्पीड क्रिस्टल ऑसिलेटर। वॉच ऑफ टाइमर को ऑफ कर देते हैं, और पावर अप टाइमर ऑफ है, ब्राउन ऑन डिटेक्शन ऑफ कर देते हैं। कुछ फ्यूज बिट की सेटिंग्स हैं वो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास कन्फिगरेशन बटन बन गया जो इसमें चाहिए होता है। इसको ओके कर दिया। अब जाके अगर मैं इसे ओके करके UART में जाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ में बॉड रेट में चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से जो चाहिए। यहाँ पे रख दिया मैंने बॉड रेट, और इसमें ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड UART भी हो सकती है, हार्डवेयर बेस्ड UARट भी हो सकती है। यानी कोई ऐसी दो पिनें हैं इसकी TX सारे जो कि हार्डवेयर बेस्ड है जिस पे कम्युनिकेशन होती है। आप चाहते हैं किसी और पिन को मैं 100 बना लूँ UART, तो वो सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर UARट कहलाएगी। यहाँ पर आप बाइट बाय बाइट आप देखना चाहते हैं, अप्लाई कर दें, ओके UART आ गया। अब जब ये कंपोनेंट ऐड किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट मैक्रो उठा के जब मैं यहाँ रखूँगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली UART शामिल होगी। उठा के मैं कहूँगा सेंड कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर भेजना है, स्विच को भेजना है। दैट्स ऑल, मेरा काम इतना ही है बस। 500 मिलीसेकंड बाद आओ, दोबारा रीड करो, फिर उठा के भेज दो इसे। अब मैं इसे देखूंगा कि वाकई क्या ये भेज भी रहा है मेरे लिए, नहीं कर रहा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये 00 भेज रहा है, डाटा नजर आ रहा है 00। अब इसे अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये 1 भेज देगा। इस स्विच को प्रेस करूँगा तो ये 2 भेजेगा। इसको प्रेस करूँगा तो ये 4 भेज रहा है। इसको प्रेस करूँगा तो ये 8 भेज रहा है, क्योंकि जिस बिट की वैल्यू 1 होती है वो वैल्यू पर भेजना शुरू कर देता है। इसका मतलब है यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सही है। इसे अब जस्ट मैं अपने प्रोटीज पर टेस्ट करूँगा देखने के लिए बिट नज़र कैसे आ रही है मुझे। उसके लिए जब मैं इसे कहूँगा कंपाइल टू हेक्स, हेक्स में कंपाइल करो, ये कहेगा सेव करना है इससे पहले, ठीक है सेव कर दीजिए। जैसे आप सी में ट्रेनिंग्स में जो ग्रुप 36 है आपका, इसमें हम सेव कर देते हैं। स्कैडा का फोल्डर एक बना लेते हैं यहाँ, स्कैडा स्कैडा में SCR_COM सीरियल कॉम सेव। अब इसे कंपाइल करेगा, कंपाइल करके इसकी हेक्स फाइल बना देगा। वो हेक्स फाइल मैं लोड कर सकता हूँ अपने माइक्रो कंट्रोलर में, और मैं उसे ऑब्जर्व करूँगा कि जो बिट्स हैं वो बिट बाय बिट डाटा मुझे जो बाइट है वो कैसे नज़र आता है, ताकि मुझे पता लगे कि सीरियल पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्ट कैसे हुआ, राइट। अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये बता देगा कि फला जगह एरर है, कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे परमिशन नहीं देगा। अगर कंप्लीट सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेसफुल हो चुकी है आपकी कंपाइलेशन, देन यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर और हेक्स फाइल। यहाँ पर इसने किया, यहाँ लिखा होगा सक्सेस, रिटर्न कोड 0, क्लोज फिनिश। अगर यहाँ एरर होता तो बताता कि एरर मौजूद है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ जाके इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी करके जहाँ पे हमने रखा था वहाँ क्रिस्टल हमारा 20 मेगाहर्ट्ज़ था, यहाँ पर भी 20 मेगाहर्ट्ज़ कर लेते हैं और फाइल लोड करते हैं इसमें जो हमारे पास कंप्यूटर में सी में ट्रेनिंग में ग्रुप 36 में स्कैडा के फोल्डर में एक्स फाइल मौजूद है। ओपन किया, ये एक्स फाइल
इसके अंदर आ गया, राइट। अब हम इसे देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, सारे स्विचेस हमारे इस वक्त ऑफ है। ऑफ का मतलब सारी पोर्ट्स हाई है। अगर मैं हर स्विच को ऑन कर दूं, सारे डाटा जीरो हो गया, 8 के 8 बिट जीरो हो गई। अब मैं इसे देखता हूं कि नजर कैसे आएगा। ये नजर आ रहा है डाटा मुझे सारा, ऑलवेज लो स्टार्ट बिट, सारा डाटा जीरो, पैरिटी इसकी ऑड हो गई, और ये इवन कुछ भी है, इसमें सारे 1 0 है इसके, और स्टॉप बिट्स आ गए। अब अगर मैं कोई एक बिट हाई करता हूँ इसमें से, फॉर एग्जाम्पल दिस बिट, ये पहली बिट हाई होगी, जो इस फर्स्ट स्टार्ट बिट के बाद पहली बिट हाई होगी। दूसरी बिट हाई करता हूँ, 2 बिट्स हाई हो गई। तीसरी बिट हाई करता हूँ, 3 बिट्स हाई हो गई। और एक बिट छोड़ के हाई करता हूँ, एक बिट, तीसरी बिट 1 इंसर्ट हो गई। फिर इसको एक छोड़ के करता हूँ, ये बिट आ गई। ये मेरे पास डाटा नजर आना शुरू हो गया कि सीरियल डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसके देखें, ये 1 है आपके पास, 2 3 4 5 है, तो वो 0 हो जाएगी पैरिटी बेटा। अगर मैं सबको 1 कर दूं, जस्ट ये एक बिट है आपके पास। यहाँ हमने ये देखा कि बेसिकली जो ये पैरेलल बाइट था, ये जब सीरियल में कन्वर्ट हुआ तो कैसे नजर आना शुरू हुआ। अब जो ये बाइट है, इसकी जो वैल्यू बन रही है हमारे पास, ये सारी 0 हो गई। अगर हम इसको देखना चाहें कि ये डाटा क्या आ रहा है, तो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है वर्चुअल टर्मिनल का। इस वर्चुअल टर्मिनल को मैं कनेक्ट करता हूँ, इसका ट्रांसमिट इसके रिसीव से मिला देता हूँ, और यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ क्या दे रहा है डाटा। इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो अब ये डाटा यहाँ मिल रहा है। राइट क्लिक करके हेक्स डिस्प्ले, तो डाटा 0 0 आ रहा है, सारे स्विचेस 0 है। ये वर्चुअल टर्मिनल क्या कर रहा है, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पैरिटी बिट सबको अलग करके जस्ट जो डाटा आ रहा है मुझे दिखा रहा है। ये सेकेंड हैंड की सिमुलेटेड यूआर्ट है। अब इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चेंज करूँ, डाटा 1 हो गया, यहाँ 1 नजर आना शुरू हो गया। डाटा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 नजर आना शुरू हो गया। ये डाटा 7 हो गया, ये डाटा F हो गया, दैट इज 15। और अगर सबको 0 कर दिया जाए, 0 हो गया, इस बिट को हाई कर दें तो आपके पास 8 0 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हेक्स फॉर्मेट में ये शो कर रहा है। इसे अगर मैं सबको 1 कर दूं तो ये F0 हो गया। तो ये टर्मिनल सिर्फ डाटा को निकाल के दिखा रहा है। लेकिन अगर ये डाटा हम देखें तो ना ये वेवफॉर्म हमारी समझ में आ रही है कि इसका क्या मतलब है, ना इससे हमें पता लग रहा है। चलें, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से वास्ता है वो जान जाएंगे कि 4 बिट्स जो हैं हायर वाले, हायर लेवल जो है वो सारा 1 है। लेकिन जो एक ऑपरेटर अगर बैठा हुआ है किसी रिमोट प्लेस पे, उसे इस नंबर से कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कौन कौन से बिट्स फील्ड में हाई। मिसाल के तौर पे मैं अल्टरनेट बिट्स को हाई कर देता हूँ, पहली बिट 1, थर्ड, दिस, इसका मतलब 4 स्विचेस हाई है, 4 स्विचेस लो हैं, 55 आ रहा है। लेकिन जो ऑपरेटर है अगर 55 पढ़ भी लेता है तो उसे अपने कंट्रोल पैनल पे GUI में कुछ नज़र नहीं आया, समझ में नहीं आएगा कि 55 का क्या मतलब है, और ना ही वो डिसीजन ले सकेगा। तो अब इस डाटा को किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक GUI चाहिए जो कि ग्राफिकली इस डाटा को प्लॉट करे किसी जगह और दिखाए। तो वो कहलाता है SCADA सॉफ्टवेयर का एक बेसिक एलिमेंट है जो कि GUI है। यानी हर GUI SCADA सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, लेकिन GUI इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इज अ पार्ट ऑफ SCADA सिस्टम, SCADA सॉफ्टवेयर। SCADA सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर डाटा लॉगिंग बहुत एसेंशियल फीचर है SCADA का। इसके अलावा ग्राफ प्लॉटिंग, इसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन, यानी उसको किसी और जगह ट्रांसमिट करना, और डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन GUI इस बेसिकली ये सारे मिलके SCADA बनाता है। राइट, सिंपल लैम्प भी GUI है सर। सिंपल लैम्प भी GUI, ठीक है, वो इंडिकेटर है बेसिकली, ग्राफिकल यूजर तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो ये ग्राफिकल यूजर नहीं है, सिंपल लैम्प तो है लेकिन ये GUI नहीं है, ये HMI है, ह्यूमन मशीन से इंटरफेस तो हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स नहीं है इसकी, कोई ग्राफिक्स किसी डिस्प्ले पर ही आएगी। LCD होनी चाहिए, LCD या कोई डिस्प्ले ऐसा हो जिसपे मुझे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर जो कि मुझे ग्राफिकली बना के दिखाया उसको,
इज कॉल्ड GUI. ये बेसिकली HMI. यहाँ से ह्यूमन तो समझ सकता है लेकिन ग्राफिकली नज़र नहीं आई, तो इसकी मैं शक्ल चेंज करना चाहूँ तो नहीं चेंज कर सकता, ये यही रहेगी. लेकिन सॉफ्टवेयर में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे ग्राफिकली चेंज कर लूँ डाटा को. यानी मैं वेव फॉर्म के फॉर्म में देखना चाहता हूँ, मैं सर्कुलर देखना चाहता हूँ, मैं स्क्वायर फॉर्म में देखना चाहता हूँ, नंबर फॉर्म में देखना चाहता हूँ. वो काम बेसिकली इस डाटा सॉफ्टवेयर करेगा. तो चला नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इस डाटा को किसी सॉफ्टवेयर पे मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे. राइट. अच्छा, आपने ये पूछा है कि इसमें जो हमने रजिस्टर लगाया है वो क्यों लगाया है ना, तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ. ये पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स क्या चीज़ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है या कोई गेट है, फॉर एग्जांपल जो TTL गेट जिसे हम कहते हैं, इसकी कोई इनपुट है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पोर्ट 0.0 इसकी इनपुट है. अब यहाँ पे मैं एक स्विच लगाता हूँ. इस स्विच को अगर मैं यहाँ से +5 वोल्ट देता हूँ तो अगर ये स्विच प्रेस है तो 5 वोल्ट आएंगे और प्रेस नहीं है तो फ्लोट हो जाएगा, ना हाई होगा ना लो होगा. तो यहाँ पर मैं इसे अगर स्विच की एब्सेंस में चाहता हूँ कि ये ग्राउंड रहे तो यहाँ से एक रजिस्टर लगा दूंगा 4.7K का, जो कि इसे पुल डाउन कर देगा. यानी अगर स्विच प्रेस नहीं है तो इस पर 0 वोल्ट आ रहा है और स्विच प्रेस होगा तो 5 वोल्ट आएंगे. डायरेक्ट तो ग्राउंड कर नहीं सकता मैं, इसलिए कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ, ये क्या कहलाएगा, एक्टिव हाई. यानी जब स्विच प्रेस होगा तो ये हाई हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं इसे, मेरे पास कोई कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो कंट्रोलर था, ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी ये एक इनपुट है. फॉर एग्जांपल पोर्ट B0, मैं चाहता हूँ कि इसको एक स्विच कनेक्ट करके यहाँ से ग्राउंड कर दूँ और यहाँ पर एक रजिस्टर लगाऊंगा मैं +5 वोल्ट से 4.7K का, ताकि अगर स्विच प्रेस नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई रहे, जब स्विच प्रेस करूँ तो ये लो है. इसे हम कहते हैं ये पुल डाउन है और ये रजिस्टर कहलाएगा पुल अप रजिस्टर. ये क्या है, एक्टिव लो. यानी जब इसे प्रेस करेंगे तो पोर्ट लो हो जाएगा, इसको एक्टिव. तो ये हम पर डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, हम पोर्ट को एक्टिव हाई बनाना चाहते हैं, एक्टिव लो बनाना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक NAND गेट है और मैं फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहता हूँ. इस फ्लिप फ्लॉप का टिपिकल सर्किट सबको पता है कि ये, इसको मैं कंट्रोल C कर लूँ. ये टिपिकल सर्किट होगा. बाय डिफ़ॉल्ट इसे हाई रहना चाहिए, तो यहाँ से हम इसे रजिस्टर की मदद से +5 वोल्ट +5 वोल्ट 4.7K और 4.7K का रजिस्टर लगाकर इसको यहाँ से स्विच के ज़रिए दोनों को ग्राउंड करते हैं. एक सेट हो जाता है, सेट रीसेट, और ये Q और ये Q बार. तो अगर मैं इसको फ्लोटिंग छोड़ दूंगा तो TTL इनपुट जो है फ्लोटिंग में कुछ भी ले सकती है उसे. तो यहाँ पर फ्लोट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों हाई है, जिसको लो करेंगे वो सेट हो जाएगा. तो ये पुल अप रजिस्टर्स का काम होता है, इसलिए रजिस्टर हमने लगाए. अगर इसमें सर्किट में हमारे जो ये सर्किट है इसमें कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो स्विच ऑफ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहे, इसलिए पुल अप रजिस्टर लगाए. ठीक. अच्छा, अब हम जो करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है
प्रोटियस सॉफ्टवेयर में एक हमारे पास हार्डवेयर बना हुआ है। प्रोटियस में एक हमारे पास हार्डवेयर बना हुआ है जिसमें कि हमने स्विचेस लगाए हुए हैं और स्विचेस को हम चाहते हैं कि एक और सॉफ्टवेयर है हमारा जो हमारा GUI सॉफ्टवेयर है, उस पर हम देखना चाहते हैं स्विचेस के स्टेटस को, जो कि हमारे पास हम यूज़ करेंगे LabVIEW पे देखने की कोशिश करेंगे कि हर जो स्विच है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी ऑन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो सॉफ्टवेयर है और जो ये LabVIEW मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक ही PC में मौजूद है मेरे पास। ये PC मेरा सेम है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब इससे डाटा यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, तो इसमें जो मैं यूज़ करूँगा सीरियल पोर्ट, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर। वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर, यानी इस सीरियल पोर्ट का डाटा इसको जाएगा और इससे सीरियल पोर्ट इस LabVIEW को मिल जाएगा। यानी दो विद इन अ सेम PC दो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कराने के लिए अगर मेरे पास दो PC होते हैं तो मैं दोनों की सीरियल पोर्ट यूज़ कर लेता। एक का ट्रांसमिट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता रिसीव से, उसका ट्रांसमिट इसके रिसीव से कनेक्ट करता, दोनों के ग्राउंड मिला देता, तो दो मशीन्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती जो कि मेरे रियल RS-232 पोर्ट से होती। लेकिन यहाँ के क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर में दोनों, एक PC में दोनों सॉफ्टवेयर है, लिहाजा एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर, जिसके ज़रिए हम पोर्ट पेयर क्रिएट कर सकते हैं और दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करके चेक कर सकते हैं, राइट। तो हम LabVIEW में एक सीरियल पोर्ट लिंक करेंगे, उससे डाटा आउट कराएंगे, वर्चुअल सीरियल पोर्ट से लेंगे, उस वर्चुअल सीरियल पोर्ट को LabVIEW में से डाटा लेके देखेंगे कि हर जब एक स्विच प्रेस करते हैं तो एक LED कैसे ऑन होती है हमारे पास, ताकि एक कॉन्सेप्ट बने कि व्हाट इज SCADA, यानी SCADA में GUI क्या कहलाता है, राइट। इसको आप देखते हैं। ये समझ में आया कि वर्चुअल सीरियल पोर्ट क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों स्टेशन जो एक ही PC में, लिहाजा मुझे एक्चुअल सीरियल पोर्ट नहीं चाहिए, वर्चुअल सीरियल पोर्ट चाहिए। LabVIEW की हो सकता है प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग आपके सामने ही होगी, हो सकता है लेकिन समझ में ना आए तो उसकी फिक्र नहीं कीजिएगा। असल टारगेट हमारा ये है कि हाउ टू रिसीव द डाटा। जैसे इसकी प्रोग्रामिंग मैंने आपको दिखाई कि प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, लेकिन हमने ये यहाँ से उठाया और डाटा भेज दिया इसके अंदर। तो इसी तरह से LabVIEW की प्रोग्रामिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से फेमिलियर नहीं है, लिहाजा हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम लगे। लेकिन आप ये देखिएगा सिर्फ कन्वर्जन प्रोसेस करके हम डाटा को किस तरह से मेन GUI तक लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो सीरियल डाटा मेरे पास आ रहा है वो यहाँ हमने देख लिया कि एक ऑसिलोस्कोप पे देखा, एक हमने इसके अपने वर्चुअल टर्मिनल पे देखा। अब इसमें एक कंपोनेंट और है, दैट इज कॉल्ड COMP IM, ये एक्टिव कॉम सीरियल पोर्ट है, कॉम पोर्ट। इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसका जो TXD है इसके TXD से कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेरे पास ऐसी पोर्ट है कि अगर मैं इसे कॉमन से कनेक्ट कर दूं तो ये जो डाटा है मेरे कंप्यूटर से आउट होना शुरू हो जाएगा और मैं बाहर किसी कंप्यूटर पे लेना चाहूँ तो इस पर डाटा, राइट। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि मुझे एक और सॉफ्टवेयर है उसमें डाटा लेके जाना है, इसलिए पहले मैं यूज़ करूँगा वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर। और इससे मैं कहूँगा कि मुझे एक सीरियल पोर्ट का पेयर आप दे दें, क्रिएट करें सीरियल पोर्ट पेयर। ये सब सॉफ्टवेयर में होगा, एक्चुअल नहीं होगा। नेक्स्ट, इसने कहा COM2 एंड COM4 आपके पास पेयर इसने बना दिया। COM1 तो एक्चुअल मेरा यूज़ हो रहा है PLC के साथ, इसने पेयर बना दिया, फिनिश। और यहाँ इसने बताया कि ये तो ये पेयर रेडी है आपके लिए और इनिशियलाइज हो चुका है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक COM2 है और एक COM4 है, राइट। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी करूँ और COM2 कर दूँ, बॉड रेट क्या है मेरे कंप्यूटर कंट्रोलर का 9.6K, बॉड रेट मैं चेंज करता हूँ 9600, वर्चुअल बॉड रेट भी इसका 9600 कर देता हूँ। अब ये जो डाटा है इस कॉम पोर्ट पे भेजना शुरू कर देगा। अब इसे देखूँ कैसे मैं कि वाकई आ भी रहा है, किसी जगह नहीं आ रहा। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प कर सकते हैं मेरी इस काम में, उसमें से एक माइक्रो-C प्रो भी, जो कि वर्चुअल टर्मिनल इसके अंदर मौजूद है। इसमें आप USR टर्मिनल कहते हैं ना, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर का टर्मिनल इन्होंने दिया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। हम उससे हेल्प ले लेते हैं जरा। माइक्रो-C के अलावा बहुत सारे हम LabVIEW में भी देखेंगे। इसमें जो टूल्स हैं, टूल में जाके USR टर्मिनल में चले जाते हैं, यहाँ इसका USR टर्मिनल आ गया। COM4 इस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है,
पेयर कौन सा है, COM2 एंड COM4 का। तो COM2 उसको असाइन कर दिया प्रोटीज को, COM4 इसको असाइन कर दिया, बॉन्ड रेट इसका 96 है, राइट, और इसे कनेक्ट कर दिया मैंने, कनेक्ट हो गया ये। अब कनेक्ट हो गई, मेरे पास जो डाटा ऑप्शन है ASCII में भी देख सकता हूँ, हेक्स में भी देख सकता हूँ, डेसिमल में भी देख सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ ताकि डाटा ये ट्रांसमिट करना शुरू करे। इसको फॉर एग्जांपल सबको हम 0 कर देते हैं, सारे स्विचेस ऑन हो गए, इसका मतलब डाटा सब 0 हो गए। अब इसको हम यहाँ से भेजते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर ये पोर्ट डाटा भेज रही है 0 0, ये टर्मिनल 0 है और यहाँ पे डाटा 0 जा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डाटा रिसीव हो रहा है 0 0 इस टर्मिनल, जो कि एक सॉफ्टवेयर से निकला और दूसरे सॉफ्टवेयर में विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर कनेक्ट हो गया डाटा। अब अगर मैं स्विच को यहाँ से 1 करता हूँ, किसी एक स्विच को, दिस वन, तो यहाँ पर भी 1 आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन मेरे प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के साथ हो रही है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है जिससे मुझे कोई कोड नहीं लिखना पड़ा और मैंने डाटा को देखा। अगर मैं यहाँ से इसको 2 स्विचेस ऑन कर दूँ तो क्या बनेगा, 3, राइट, 3 हो गया ये। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डाटा प्रॉपरली यहाँ रिसीव होना शुरू हो गया मुझे। तो ये एक टूल है जिस टूल पे मैंने देखा कि मैंने 2 सॉफ्टवेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा ली। अब मैं, हालांकि यहाँ 3 लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं बीच से कोई एक और एलईडी ऑन कर दूँ यहाँ पे लाइक दिस, तो यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है 67, राइट, यहाँ लिखा हुआ है, आपको डाटा रिसीव हो रहा है 67। लेकिन ऑपरेटर को नहीं पता 67 का मतलब क्या है। ऑपरेटर को तो इंडिकेशन नजर आया तो उसको समझ आया कि 3 एलईडीज या 3 स्विच स्पीड में ऑन है। ये तो रॉ डाटा है जिसको हम तो मैनिपुलेट करके समझ सकते हैं। अगर बाइनरी में देख लें इसे, हमें पता लग रहा है कि ये 2 बिट्स ऐसी हैं जो कि 3 बिट्स चौपानी, राइट। इवन देन इससे हमारा पर्पस सर्व नहीं होता, हमें तो रॉ डाटा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें कैसे नज़र आता है। उसके लिए स्कैडा सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, जैसे WinTR है, LabVIEW से हम स्कैडा बना सकते हैं, इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो मौजूद है इसके लिए, VT स्कैडा मौजूद है, मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी बस को फॉलो करते हैं। यहाँ हमने किसी बस को फॉलो नहीं किया और डाटा भेज रहे हैं। बस का मतलब है कोई ना कोई प्रोटोकॉल हैंडल करेंगे, वो या मॉडबस को हैंडल करेंगे, या SNMP को हैंडल करेंगे, या DNP3 को हैंडल करेंगे, या 1523 को हैंडल करेंगे। ये सारे उनके, या PPI को हैंडल करेंगे, या कोई PPI को हैंडल नहीं कर सकता तो MPI को हैंडल करेगा, MPI को हैंडल नहीं कर सकता तो ईथरनेट को हैंडल करेगा। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है। तो जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है उस पर सीमेंस ने एक प्रोटोकॉल लिखा जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल ईथरनेट। इंडस्ट्रियल ईथरनेट पे एक और प्रोटोकॉल लिखा जिसे कहते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल ईथरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हम IE लिखते हैं इसके अंदर PLC के लिए, ठीक है। वो हम जब करेंगे इंडस्ट्रियल ईथरनेट को देखेंगे कि वो क्या प्रोटोकॉल है और कैसे भेज रहा है डाटा को। तो यहाँ हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन हमारी हो रही है। ओके, हम यहाँ से इसे स्टॉप करते हैं, इनको 0 करते हैं सबको, और अब हम इसको एक्चुअल LabVIEW में देखने की कोशिश करेंगे। इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जस्ट ये हमने चेक करने के लिए टूल लिया है सॉफ्टवेयर से, नथिंग एल्स। अब यूज करते हैं LabVIEW सॉफ्टवेयर। LabVIEW सॉफ्टवेयर जो हमारे पास यहाँ ये पावरफुल टूल है, इसका नेशनल इंस्ट्रूमेंट वालों का। और नेशनल इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बहुत सारे हार्डवेयर भी अवेलेबल हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिहाज से और कैलकुलेशन और हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वो जो डाटा हमने वहाँ से भेजा है उसको यहाँ LED के फॉर्म में दोबारा कैसे देखेंगे। स्कैडा सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं पीछे कि वो हमें ग्राफिकली चीज़ों को निकाल के दिखा रहे होते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई बस की बात नहीं की। ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि बस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, बस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि उस पर डाटा भेजेंगे। इसमें अगर हम देखें, हम कहते हैं ब्लैंक VI। ब्लैंक VI का मतलब है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। हम एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। इसकी जो इतनी फाइल है LabVIEW की वो VI की फॉर्म में होती है। VI स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, राइट। हम कहते हैं ब्लैंक VI। हमारे पास 2 स्क्रीन आ जाती हैं, एक बैक एंड स्क्रीन कहलाती है, एक हमें फ्रंट एंड कहलाता है। यहाँ से अगर हम इसको जाना चाहें विंडोज़ में जाके शो ब्लॉक डायग्राम तो हम ब्लॉक डायग्राम में आ जाएंगे, और ब्लॉक डायग्राम से हम जाना चाहें शो फ्रंट पैनल तो फ्रंट पैनल पे आ जाएंगे। एक पे आपकी ग्राफिक्स बनेंगी, एक पे आपकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग जो है ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, नॉट लाइक C और बेसिक और असेंबली। इस तरह से जिस तरह से फ्लो कोड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है,
इस तरह LabVIEW भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, आपको कोड नहीं लिखने पड़ते। ऑल्दो के ऑप्शन मौजूद है, LabVIEW में भी मौजूद है कि सी का कोड लिख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ऑप्शन है कि आप सी का कोड भी कहीं भी डाल सकते हैं, उठा के बीच में रख दें तो यहाँ सी का कोड आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और वो सी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसी तरह से LabVIEW में भी ऑप्शन मौजूद है कि आप सी का कोड लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 8 LEDs पर ये 8 स्विचेस का डाटा देखना है, 8 स्विचेस का डाटा 8 LED पे देखना है, तो इसके फ्रंट एंड पे मैं 8 LEDs जो है वो प्लेस करूँगा। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके LEDs में यहाँ से राउंड LED ले लूँगा, ये एक LED आ गई, इसका नाम मैं लिख देता हूँ SW1 फॉर एग्जाम्पल। या इसको मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, Ctrl+V, 3 LEDs, 4, 5, 6, 7 और 8 LEDs, 8 स्विचेस हैं, 8 LED हो गई मेरे पास। नाम इनका मैं अपनी मर्जी से चेंज कर लेता हूँ। ये स्विच 2 है, जब स्विच 2 ऑन होगा तो इस पर डाटा आएगा, जब स्विच 3 ऑन होगा तो इस पर डाटा आएगा, स्विच 4 आएगा तो इस पर डाटा ऑन होगा, 5, 6, 7 एंड 8, ये तो 8 LEDs हो। अब ऑब्वियसली इनकी थोड़ी सी एस्थेटिक्स भी सही करनी है, तो उसके लिए पावरफुल टूल मौजूद है इसके अंदर, कैसे आप अलाइन कर लें और इसे आप इस तरह से भी अलाइन कर लें आपस में, लाइक दिस, ये सब अलाइन, ठीक। अब इस पे डाटा हमें दिखाना है कि वो स्विच ऑन हुआ है तो डाटा, ये अगर हम उसको बैकग्राउंड में जाके देखें तो 8 इंस्टांसेस क्रिएट हो गए LEDs के, जिस पे कि डाटा हम मंगवा के इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको भी अलाइन कर लेते हैं, इसका भी डिस्टेंस अलाइन कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमें, क्योंकि हम आउट कर रहे हैं सीरियल पोर्ट से डाटा, यहाँ पर सीरियल पोर्ट से डाटा आउट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक सीरियल पोर्ट हमें चाहिए इसके अंदर जो रिसीव करेगी डाटा को। यहाँ से जस्ट मैं जाकर सर्च में सीरियल लिखूँगा, SERI, वो खुद ही ले आएगा सीरियल प्रोटोकॉल। यस, सीरियल प्रोटोकॉल। सीरियल पोर्ट में कन्फिग्रेशन, इस सीरियल पोर्ट को कन्फिगर करना है। कौन सी सीरियल पोर्ट उठा के यहाँ रख देना है, कौन सी सीरियल पोर्ट, राइट। यहाँ से वायर को पकड़ा, इस पे ले गया, यहाँ है वीज़ा रिसोर्स नेम, राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल, कंट्रोल आ गया। इस कंट्रोल पर डबल क्लिक किया तो ये फ्रंट एंड पे पहुँच गया मैं यहाँ पर, जो ये बताएगा कौन सी पोर्ट पे मुझे डाटा चाहिए। कॉम पोर्ट 4 पे चाहिए मुझे डाटा, कॉम पोर्ट 4 पे, तो जितनी पोर्ट्स होंगी वो यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूँगा। इसको सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है पहले। कॉम पोर्ट 4, बॉड रेट कितना है, 96, यहाँ से जाके मैं ऐसे कहूँगा, ये यहाँ लिखा हुआ है इसने बॉड रेट, बाय डिफ़ॉल्ट 96 है। अगर मैं करूँगा तो क्रिएट कांस्टेंट कर दूँगा यहाँ से, जैसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 96 ही है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसमें जो नंबर देना चाहूँ वो चेंज हो जाएगा। ये बॉड रेट आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है, डाटा बिट्स कितनी है, 8 डाटा बिट्स हैं। अगर मैं 8 ही रहने चाहता हूँ कि 8 ही रहे तो मैं 8 रहने दूंगा, अदरवाइज 7 बिट्स पे कम्युनिकेट करना चाहूँगा तो 7 कर दूंगा। इसी तरह से पैरिटी बिट नन, कोई नहीं है, क्रिएट कांस्टेंट। अपनी मर्जी से मैं चाहूँ 1, ऑड, इवन जो करना चाहूँ कर लूँ। पैरिटी को चेक ना करना चाहूँ तो नन कर दूँ, पैरिटी नन। ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सीरियल पोर्ट की मैं कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ से अब मेरे पास जो है आउट क्या आएगा, पैरिटी नन हो गई, ये हो गया एरर इन, एरर आउट। जो अगर एरर आया तो एरर आउट भी आएगा। अब जो इनिशियलाइजेशन होती है वो वंस होती है सीरियल पोर्ट की, बार बार प्रोग्राम में इनिशियलाइज नहीं करते किसी चीज़ को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में जाते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग में जाके स्ट्रक्चर में जाकर एक वाइल लूप ले लेते हैं कि हमेशा एक दफ़ा इनिशियलाइज करके वाइल में आ जाएगा, बस दैट्स ऑल। उसके बाद दोबारा बाहर नहीं जाएगा इस वाइल लूप से। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये वाइल लूप में घूम रहे हैं, ठीक है, बार बार। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाइल लूप लगा दिया हमने और इनिशियलाइजेशन फर्स्ट करवा दिया। जस्ट ये सीरियल एक लिंक है, केबल दे देता है आपको, बस 2 सॉफ्टवेयर को मिलाने के लिए केबल प्रोवाइड कर रहा है। अभी प्रोटोकॉल हमने लिखा ही नहीं है तो प्रोटोकॉल नहीं, अगर हम लिखेंगे वो हम देखेंगे कैसे लिखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता क्या है, वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कि रॉ डाटा भेजने में हमें क्या लॉसेज हैं और प्रोटोकॉल लिखने में क्या फ़ायदा है, प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। अभी तो जस्ट हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से 8 बिट निकली और यहाँ 8 बिट डिस्प्ले कैसे होगी। ठीक,
यहाँ पर वाइल लूप लगा दिया और वाइल लूप को हमने ये बताया कि राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट, एक फॉल्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ये 0 है, और इसको कहा कि स्टॉप इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता तो स्टॉप होना, इसका मतलब कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये वाइल लूप में ही घूमता रहेगा क्योंकि फॉल्स मिल रहा है उसे, और इसके लिए लिखा कंडीशन है कि स्टॉप इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो स्टॉप होना, और हमने कनेक्ट कर दिया फॉल्स उसके साथ, जैसे वो हमेशा इस लूप के अंदर ही घूमता रहेगा। अब सीरियल पोर्ट से जो डाटा आ रहा है उसको हमें कन्वर्ट कर, वहाँ से डाटा जाएगा किस फॉर्म में आएगा, वो ASCII कैरेक्टर की फॉर्म में आएगा, कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्प्ले होगा ये। अब अगर हम यहाँ लिखें सर्च में सीरियल प्रोटोकॉल, सीरियल रीड, सीरियल को रीड करने के बनी बनाई रूटीन मौजूद है इसके पास अपनी, इसको हम कहेंगे, ये कहेगा डाटा कहाँ से लूँ, वीज़ा रिसोर्स क्या है, कहाँ से डाटा लेना है, आप डाटा यहाँ से ले लें, राइट। और कह रहा है बाइट काउंट कितने आएंगे, कितने बाइट है, 1 बाइट है हमारे पास, मैं कहता हूँ क्रिएट कांस्टेंट, जस्ट 1 बाइट वहाँ से आ रहा है, और एरर इन एरर आउट, इसका एरर आउट, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ एरर आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा इसे, और यहाँ से मेरे पास जो डाटा आ रहा है रीड बफर, इसको मैं एरर आउट को क्रिएट इंडिकेटर, कि अगर एरर आए तो यहाँ शो करना है इस इंडिकेटर पे, फ्रंट एंड पे जाके देखूँ इसे मैं तो इसमें एरर आ जाएगा कि कम्युनिकेशन जो नहीं हो रही है वो किस वजह से नहीं हो रही है, ये लगाना जरूरी है वरना आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड जाऊँगा और इसे हाइड कर दूँगा, ये इंडिकेटर फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा मुझे, लेकिन अपनी जगह मौजूद है। अब जो डाटा आ रहा है यहाँ मेरे पास वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये रीड बफर, जो बफर में डाटा आएगा, राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर, एक इंडिकेटर में देखना चाहता हूँ डाटा क्या आ रहा है, यानी ASCII कैरेक्टर क्या आ रहा है, क्योंकि हमेशा डाटा ASCII कैरेक्टर में आता है। ASCII कैरेक्टर्स क्या हैं, ASCII कैरेक्टर्स आपको बताता हूँ कि माइक्रो सी की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं फिर हम। और टूल्स में जाकर ASCII चार्ट में चले जाते हैं, ये ASCII चार्ट, अगर हम भेजेंगे 0 तो डेसिमल का क्या बनेगा, 48 बनेगा, और बिन में ये बनेगा, तो ये सबके कैरेक्टर बने हुए, जो की प्रेस करते हैं उसका एक ASCII कैरेक्टर बना हुआ है, हर एक का अपना, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज का एक ASCII कैरेक्टर अपना है, उसका नंबर अपना है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कोड्स के, ये कैरेक्टर भेजेगा वो, और उस कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है ASCII कैरेक्टर किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में, ASCII स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग से हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू बाइट अरे, यानी पूरी जितने भी बाइट्स आएंगे वो एक अरे की फॉर्म में आएंगे। कम्युनिकेशन जितनी होती है अरे होती है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 100 बाइट के एक अरे बना के भेज दिया, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाटा भेजा जाता है। स्ट्रिंग टू बाइट अरे में कन्वर्ट करेंगे तो बाइट अलग हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ हम इसे कहेंगे स्ट्रिंग टू बाइट अरे कन्वर्जन, ये जो चीज़ है ये उन्होंने बनाया हुआ टूल, ये स्ट्रिंग से बाइट अरे में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसको जाएं आप व्यू में और टूल पैलेट में जाएं, यहाँ आपके पास वायर आ गई, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ इसके साथ तो इसने स्ट्रिंग से यहाँ पर बाइट अरे में कन्वर्ट कर दिया, यानी अगर 10 बाइट आ रहे होते तो हर बाइट को अलग-अलग कर देता मेरे लिए। अब इस अरे से मुझे अपना बाइट, जो बाइट मैं भेज रहा हूँ वो निकालना है। जब बहुत सारे बाइट आते हैं तो आप क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं उनकी, सबसे पहला बाइट पहले लिया, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, से कहते हैं इंडेक्स करना, यानी अपनी अपनी जगह पे प्लेस करना उन बाइट्स को। तो यहाँ पर अगर हम सर्च करें इंडेक्स अरे, ये इंडेक्स अरे, यानी हम इससे कह रहे हैं कि जितने बाइट्स आपके पास आए हैं उसमें से जो 0 नंबर का बाइट है वो हमें निकाल के इस जगह दे दो, क्रिएट इंडिकेटर, यानी वो जो नंबर आएगा वो निकाल के यहाँ दे देना मुझे। तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया अरे में, अरे से पहला बाइट उठाकर निकाल के मुझे दे दिया कि एलिमेंट है। अभी भी ये इस बिट को पर कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि तो बिट वाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर बिट्स आएंगी, उसको इस नंबर को, नंबर कैसे फॉर्म, 8 बिट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और 8 बिट को बाइट अलग अलग बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर नंबर 2 बूलियन अरे, नंबर 2 यहाँ बूलियन अरे लिखा हुआ, यानी ये क्या करेगा, इसका बना बनाया कोड है, ये इस नंबर को बूलियन अरे में कन्वर्ट कर देगा, यानी हर बिट को अलग-अलग निकाल देगा मुझे। यहाँ पर मेरे पास बूलियन अरे आ जाएगी, यानी सारे बिट्स अलग-अलग हो जाएंगे। अब ये जो इन पे शो करना है, इन पे शो करने के लिए हमेशा हमें अनबंडल करना पड़ता है नंबर को। अगर ये प्रोग्रामिंग समझ में ना भी आ रही हो तो भी कोई इशू नहीं है, असल में हम जो देखना चाह रहे हैं वो बिट्स कैसे अलग होते हैं। यहाँ पर ये जो है ये क्लस्टर है, यहाँ अरे से क्लस्टर, इसको चाहिए क्लस्टर, ये है अरे। अगर मैं सर्च में लिखूं अरे टू क्लस्टर, अरे टू क्लस्टर, ये इसने अरे से क्लस्टर में कर दिया। जो अरे आ रही थी उससे इसने ये जो अरे आ रही थी बिट्स की अरे, इसको इसने क्लस्टर में कन्वर्ट किया। क्लस्टर साइज कितना है, 8 बिट का, और जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो ये हर बिट को ट्रू फॉल्स की फॉर्म में अलग कर देगा मुझे। जस्ट ये क्या हुआ, फिर दोबारा देखते हैं इसे। यहाँ से स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग से हमने बाइट अरे में कन्वर्ट किया, बाइट को इंडेक्सिंग की, अलग अलग बाइट निकाले, उस बाइट में से बिट्स को अलग अलग किया, उससे क्लस्टर बनाया और क्लस्टर से अलग अलग बिट निकाली। अब ये बिट जो है हर एलईडी पे मैप हो सकती है। 0 बाइट निकालने का क्यों? क्योंकि हम एक ही बाइट भेज रहे हैं ना, तो है 0 बाइट हो। अगर 2 बाइट भेज रहे होते तो पहले 0 बाइट अलग निकालते, फर्स्ट बाइट अलग निकालते, 2 बाइट अलग, 3 बाइट, चारों बाइट को अलग अलग निकालते। जैसे 4 यूज करते हैं, ऐसे फिर हम 4 यूज करते, ये वाले। एक मिनट बताता हूँ, जहाँ 0 लिखा हो, यहाँ जो लिखा है एक और लगाते फिर हम, और से कहते हैं कि 1 नंबर का जो बाइट अभी हम करके देखेंगे, एक काउंटर चलाएंगे, उस काउंटर को अलग निकालेंगे, और ये बिट्स अलग निकाल रहे हैं। अब ये बिट की फॉर्म में आ गया मेरे पास। यानी अगर ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं भी आई तो समझिए कि एक प्रोसेस है जिससे हमने एक बाइट की बिट्स को सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब 8 बिट्स अलग होगा। हम ये चाहते हैं कि एक डिले के बाद ये दोबारा जाए और रीड करे पोर्ट को, तो उसके लिए हम जस्ट डिले लिखेंगे, डिले 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 टाइमिंग्स। यहाँ पर एक डिले उठा के वेट मिलीसेकंड का मैं लगा देता हूँ कि कितने मिलीसेकंड आप वेट करें। क्रिएट कांस्टेंट दैट इज से 100 मिलीसेकंड वेट करके दोबारा जाएं पढ़ने के लिए। अब जो ये डाटा आ रहा है वहाँ से, ये विंडोज़ की फ्रंट एंड पे मुझे नज़र आना चाहिए। यहाँ पर ये बफर है जो रीड कर रहे हैं, ये एलिमेंट है जो नंबर आएगा, और ये उसकी बिट्स नजर आएंगी। इसको अगर मैं यहाँ से रन कर दूँ सीरियल पोर्ट को अपनी, तो ये डाटा भेजना शुरू कर दिया इसने। यहाँ से 0 डाटा दे रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको जाकर यहाँ रन कर दूँ तो यहाँ पर 0 डाटा आ रहा है मेरे पास। और अगर मैं इसको यहाँ पर स्विच को चेंज करता हूँ, किसी एक स्विच को यहाँ पर 1 कर दूँ, ये पहली बिट 1 हो गई, क्योंकि उस बिट की जो एक बाइट की एक बिट 1 हुई तो ऑटोमेटिकली बिट यहाँ पर मैंने सेपरेट की और एक उसके साथ एडिट लगा दी। अब ऑपरेटर को पता है कि फील्ड में कोई एक स्विच ऑन हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देयर इज नो एक्चुअल LED, बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफिकल, इट्स कॉल्ड GUI। अब यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया एलिमेंट लिखा हुआ। अगर कोई और स्विच ऑन कर दें, फॉर एग्जांपल 20 से हम, और यहाँ जाके देखें ये स्विच ऑन हो गया, इसका ASCII कैरेक्टर हाइफन बन गया, ये 33 लिखा हुआ है नंबर, और ये यहाँ पर ये स्विच ऑन हो गया 6 वाले। यहाँ हमने क्या किया, एक हार्डवेयर से डाटा को निकाला, सीरियल कन्वर्ट किया, और दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करवाया। यहाँ तो ये एक ही बाइट था, जैसे मेरे जो रिसीविंग सॉफ्टवेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको जज करने में। अगर 100 बाइट आ रहे होते तो उसे क्या पता लगता है कि पहला बाइट कौन सा है, दूसरा बाइट कौन सा है, तीसरा बाइट कौन सा है, नहीं पता लगता ना। तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक इसके अंदर काउंटर चला दूँ, ठीक है, देखिए स्टॉप, इसमें मैं काउंटर चलाता हूँ और उस काउंटर को ही भेज देते हैं। कैसे काउंटर चलाते हैं, जस्ट यहाँ हम आते हैं, एक फॉर्मूला कैलकुलेशन लगा देते हैं।
यहाँ कैलकुलेशन इनिशियलाइजेशन बाहर करेंगे इसकी। एक मैं कहता हूँ वेरिएबल क्रिएट करो, ऐड न्यू वेरिएबल काउंटर। काउंटर इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होगी और ये बाइट होगा। ओके, काउंटर इक्वल टू 0 और इस काउंटर को मैं यहाँ पर आकर जब 500 मिलीसेकंड गुजर जाएं तो इसको मैं एक इंक्रीमेंट कर दूँ। कैसे? काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। ठीक, क्या होगा? पहले यहाँ आएगा, काउंटर को 0 करेगा, उसके बाद एक वाइल लूप में आ जाएगा सिस्टम मेरा, फिर दोबारा इसको 0 नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? पोर्ट से स्विच को रीड करेगा, रीड करके तो सीरियल पोर्ट में भेजेगा, 500 मिलीसेकंड वेट करेगा, फिर काउंटर को इंक्रीमेंट करके फिर चला जाएगा, फिर स्विच को रीड करेगा, फिर पोर्ट में भेजेगा, फिर 500 मिलीसेकंड वेट करेगा और फिर इंक्रीमेंट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ ये काउंटर की वैल्यू को भी भेज दूँ साथ में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उठा के मैक्रो लगाऊंगा, सेंड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर भेजना चाहता हूँ? काउंटर का। अब पहले ये स्विच भेजेगा और दूसरी दफा काउंटर भेजेगा। ये पहले स्विच की वैल्यू भेजी इसने, फिर काउंटर की वैल्यू भेजी, फिर गया, फिर पोर्ट रीड की, फिर स्विच की वैल्यू भेजी, फिर काउंटर की वैल्यू भेजी, फिर 500 मिलीसेकंड वेट किया। इसे कंपाइल करते हैं। यस, अब इस काउंटर को भी हमने भेज दिया। कितने बाइट भेज रहे हैं? 2 बाइट। पहला बाइट किसका है? एलईडीज का। दूसरा बाइट कौन सा है? काउंटर का। अब उसको वहां पर हमें सेग्रीगेट करना है। रिसीविंग एंड पे दोनों बाइट्स को अलग अलग करना है। अब हमें ये बताएगा क्यों जरूरत पेश आ रही है बस बनाने की। हमें क्लोज, फिनिश हो गया। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड ही है, उसे कोई इशू नहीं है, वो उठाएगा इस फाइल और भेजना शुरू कर देगा। अगर मैं इसे चला दूँ तो यहाँ मुझे 2 बाइट नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए 1 2, ये काउंटर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। पहला बाइट जो है वो तो इसका है, स्विचेस का, जो कि कांस्टेंट 21 आ रहा है, और दूसरा बाइट कौन सा आ रहा है? 0D 0E 0F। ये काउंटर चल रहा है पीछे से। अब इसको हमें निकालना है, किसमें जाके? लैब व्यू में निकालना है। ये तो भेज देगा दोनों बाइट। लैब व्यू में आते हैं यहाँ और इसे कहते हैं कि जी आप व्यू में, ये आ गया हमारे पास। यहाँ जाके इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को, क्योंकि ये पहला बाइट उसे निकाल दिया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर देते हैं। और जो हमारे पास अरे आ रही थी, अब कितने आ रहे हैं बाइट वहां से? 2। इसे बताना पड़ेगा कि 2 बाइट आ रहे हैं, राइट। और इसे हम कनेक्ट कर देंगे, 2 बाइट की जो अरे निकल रही थी यहाँ कनेक्ट कर देंगे। 0 नंबर का बाइट तो हमने इधर दे दिया, और एलिमेंट इंडेक्स जो है इसका क्रिएट कांस्टेंट 1। दूसरे नंबर का बाइट जो आ रहा है इसके बाद वो यहाँ निकाल के क्रिएट इंडिकेटर इस पे दे दिया। अब ये दूसरा आ गया, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और इसका नाम मैं कर देता हूँ, इसको कहता हूँ स्विचेस, और इसे मैं कह देता हूँ काउंटर, राइट। अब इस काउंटर को मैं फ्रंट पे अगर देखूँ, ये आ गया काउंटर मेरे पास। इसको मैं चाहता हूँ कि किसी गैजेट पे डिस्प्ले करवाऊँ। राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं इंडिकेटर में। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मैं थर्मोमीटर पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इसको। वहां से मैक्सिमम नंबर कितना आएगा? 255 का आएगा। तो काउंटर है ना, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 255 तक। तो इसकी रेंज में बढ़ा के 255 कर देता हूँ, सेफ फॉर एग्जाम्पल। अभी सिंपलिसिटी के लिए 255। इसको मैं देखूंगा बैकएंड पे अवेलेबल है मेरे पास थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा वायर से उठा के इसके साथ। अब जो नंबर आएगा वो मुझे एज ए थर्मोमीटर यहाँ फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा इस पे, और यहाँ भी नंबर डिस्प्ले होगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये रन कर दिया मैंने, 2 बाइट्स ने देने शुरू कर दिए, और यहाँ जाके इसे मैं इसे कहता हूँ कि रिसीव करो। काउंटर इधर चलना शुरू हो गया। आप देखिए उसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे काउंटर चलना शुरू हो गया, लेकिन जस्ट मैंने पहले स्टार्ट किया था तो इस पे स्विचेस का डाटा आ गया था और इस पे काउंटर चला था। क्योंकि जब रिसीविंग एंड ने स्टार्ट लिया तो उसे नहीं पता कि पहला बाइट कौन सा था, दूसरा कौन सा था। उसने पहले को उठा के दूसरे में प्रिंट कर दिया और दूसरे को पहले पे। जब फिर बीच में गैप आया तब उसे पता लगा अच्छा मुझे ऐसे इनिशियलाइज होना है। अब ये काउंटर बढ़ना शुरू हो गया। देखिए आपको यहाँ पर देयर इज नो एक्चुअल थर्मामीटर,
बट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड थर्मामीटर, तो 2 बाइट्स तो हमने दे दी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल 100 बाइट्स हों, 1000 बाइट हों, ऑब्वियसली मेरे लिए यहाँ सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाएगा कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर सोचूंगा कि कोई ना कोई तरीका का आज देखें यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स चेंज होना शुरू हो गए, ये आज के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये स्विचेस की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर काउंटर की वैल्यू आ रही है। अब जब मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर जो बाइट्स हैं, ये पहला एक बाइट था मेरे पास जो मैं भेज रहा था, एक बाइट ये था जो भेज रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये बाइट 0 है, ये बाइट 1 है, ये बाइट 2 है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि